हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल इन 1D बॉक्स में देखो क्या होता है। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग का पेपर 1 का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ a। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, ये पार्टिकल प्रेजेंट है और इस पार्टिकल का जो मोशन है वो 1 डायमेंशन है ना। हमारे पास 3 प्रकार का डायरेक्शन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये पार्टिकल केवल एक ही एक्सिस में मूव कर सकता है ना। और इस बॉक्स का जो लेंथ है वो है ए, है ना। इस बॉक्स का जो लेंथ है वो कितना है, ए है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज कंसीडर टू बी 0 एंड इनफाइनाइट एट आउटसाइड द बॉक्स। हमारे पास इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इनसाइड द बॉक्स हम लोग 0 ले रहे हैं और आउटसाइड द बॉक्स हम लोग इनफाइनाइट ले रहे हैं। ऐसे लेने का कारण ये है, आप सभी लोग ने केमिस्ट्री में एक पॉइंट जरूर से सुना होगा कि अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो, अगर मैं 3 रीजन डिफाइन करूँ, ये रीजन 1 है, ये रीजन हम लोग का सेकंड है और ये रीजन क्या है, थर्ड है। तो इन तीनों रीजन में जो ये पहला रीजन और थर्ड रीजन है ये आउटसाइड द बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और रीजन 1 जो है, रीजन जो 2 है वो इनसाइड द बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन से रीजन का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, रीजन 1 और रीजन 3 का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या पार्टिकल यहाँ और यहाँ पाने की प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ और यहाँ पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इनसाइड द पोटेंशियल कितना है, 0 है, सबसे लो है। इस वजह से ये पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड बॉक्स प्रेजेंट होगा। तो अगर पार्टिकल को अगर अंदर रखना है बॉक्स के अंदर तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 लेना पड़ेगा और आउटसाइड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग को इनफाइनाइट कंसीडर करना पड़ेगा। ये पॉइंट बोल रही है। एक पॉइंट और मैं आप सभी लोग को ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई एक पार्टिकल है ना, तो इस पार्टिकल के पास ना वेव नेचर होता है ना। इस प्रकार से ऐसे वेव नेचर होता है ना। इसको किसने बताया था, इसको बताया था डी ब्रॉगली ने, है ना। डी ब्रॉगली सर ने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है ना उसके पास वेव नेचर होता है। वेव नेचर होगा इसका मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, है ना। इसके पास कुछ ना कुछ इसका इक्वेशन होगा, वेव इक्वेशन होगा, है ना। उसी प्रकार से अगर ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है तो इसका ना कुछ वेव इक्वेशन होगा और तो उस वेव की इक्वेशन को हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वेव इक्वेशन मिलता है और इस वेव इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं साई। तो हम लोग को साई का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग 3 रीजन पे साई का वैल्यू निकाल सकते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन निकालते हैं। अगर हम लोग आउटसाइड द बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है हम लोग का, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या होता है एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हम लोग का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखो यहाँ से बोल सकता हूँ डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटू साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ना, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ई होगा माइनस ये वाला टर्म माइनस इनफाइनाइट। तो अगर मैं किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, इनफाइनाइट ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन ये एच स्क्वायर इंटू इन्फाइनाइट। तो किसी भी संख्या को अगर मैं इन्फाइनाइट से ये क्या है, हम लोग का एक नंबर है और ये भी क्या है, ये अगर मैं किसी भी संख्या को इन्फाइनाइट से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा इन्फाइनाइट। ठीक है, और कोई भी नंबर को अगर मैं इन्फाइनाइट से ऐसे माइनस करूँ, है ना, तो ये क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट ही होगा। और बाहर में क्या लगा है, साई लगा है। ठीक है, साई एक अलग वेव फंक्शन है तो उसको हम लोग इन्फाइनाइट नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस इन्फाइनाइट इंटू साई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0।
है ना, क्योंकि किसी भी इन्फाइनाइट में अगर कुछ भी घटाएंगे तो वो इन्फाइनाइट ही रहेगा। तो ये इन्फाइनाइट इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको अगर मैं उस साइड ले जा लूँ तो ये होगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट इंटू साई। ठीक है, सो देखो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/इन्फाइनाइटी, इन्फाइनाइटी को इधर ट्रांसफर करो, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, और 1/इन्फिनिटी का वैल्यू होता है जीरो, है ना, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू होता है जीरो, तो यहाँ से साई का वैल्यू कितना निकल गया, जीरो। सो अगर मैं आउटसाइड द बॉक्स कंसीडर करूँ यानी कि रीजन 1 और रीजन 2 में, तो साई का वैल्यू कितना आया मेरा, जीरो आया। तो यहाँ से मैं साई का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, जीरो। यहाँ भी साई का वैल्यू कितना होगा, जीरो। इनसाइड द बॉक्स साई का वैल्यू कितना होगा, इनसाइड द बॉक्स साई का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इनसाइड द बॉक्स साई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इनसाइड बॉक्स के लिए, इनसाइड जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके लिए वेव इक्वेशन लिखे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो क्या होता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8π² m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पास v का वैल्यू इनसाइड द बॉक्स कितना है, जीरो है, तो इसको जीरो पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8π² m अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा e माइनस जीरो इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ सो ये हट जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, साई मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा जीरो, ऐसे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इतने को ना मैं के स्क्वायर के इक्वल कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, देखो डी स्क्वायर साई ये डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं के स्क्वायर के बराबर कंसीडर कर रहा हूँ। सो हमारा जो के स्क्वायर है वो किसके है, कितने के बराबर है, 8π² m ई अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ ये के स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा मिल गया इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या है, हम लोग का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि देखो ये डिफरेंशिएशन का पावर कितना है, 2 है। ये हम लोग का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, और ये जो के स्क्वायर का वैल्यू मैंने 8π² m ई अपॉन एच स्क्वायर है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, साइन कॉस के एक्स, इसके सामने एक कांस्टेंट b लगा देना, इसके सामने a लगा देना। ठीक है, तो ये हमारे पास a और b क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। अब ना ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालने के बाद इसको सॉल्व करना था। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ना हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। अब देखो ये बाउंड्री कंडीशन होता क्या है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब है एट x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू ए, साई का वैल्यू कितना होगा, जीरो। हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है ना, x इज इक्वल टू जीरो यानी कि इस दीवार की बात चल रही है, और x इज इक्वल टू ये ए यानी कि इस दीवार की बात चल रही है, और यहाँ पास साई का वैल्यू जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल है ना तो इस दीवार में प्रेजेंट पाया जाएगा, ना ही इस दीवार में पाया जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशन का मतलब है। ठीक है, तो वही अगर यहाँ इस दीवार में नहीं पाया जा रहा है, ना ही इस दीवार में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ साई का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसी में हम लोग बाउंड्री कंडीशन लिखे हैं, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू ए, साई का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। तो सबसे पहला हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, एट x इज इक्वल टू जीरो, साई का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, सो हमारे पास जो सोल्यूशन मिला है इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो साई का मान निकला है वो ये में निकला है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, सो इस साई के वैल्यू पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, हम लोग जीरो रखेंगे। तो ये साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन के, x की जगह हम लोग जीरो रखेंगे, प्लस b कॉस
के, एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास देखो साइन जीरो का वैल्यू है ना, के इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, है ना। एक ग्राफ आप लोग याद रखना साइन और कॉस का वैल्यू याद रखने के लिए। ये ऊपर वाला साइन का बना रहा हूँ, नीचे वाला कॉस का बना दूंगा। ठीक है, साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पास जो है इधर हमारा जो है ना ये एंगल्स है, और इधर क्या है हम लोग का वैल्यू है ना। ये हम लोग का +1 और ये नीचे वाला -1। ठीक है, ये साइन थीटा और साइन का ग्राफ है, नीचे कॉस का ग्राफ है। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये क्या हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पास कितना वैल्यू है, 0। तो साइन जीरो का वैल्यू 0। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, ये 1 होगा। उसी प्रकार से कॉस जीरो का वैल्यू यहाँ पास है 0 डिग्री, ये कितना है हम लोग का 90 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री, ये कितना है हम लोग का सॉरी ये 180 है ना, ये 180, फिर 270, और ये क्या हो जाएगा 360। 0, 90, 180, 270 और 360। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग को पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, है ना। देखो तो यहाँ पास हम लोग का साइन इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0। तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, साइन का वैल्यू कितना होना है, 0। तो ये इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे, 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये बी कॉस के इंटू 0, कॉस के इंटू 0 कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे पूरे इक्वेशन को 0 बनाने के लिए बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, बी का वैल्यू होना चाहिए 0। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का बी का वैल्यू कितना हो गया, 0। अगर देखो अब इस इक्वेशन में अगर बी का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन हमने इसको कितना बोला था, इसको इक्वेशन 3 बोला था। सो हमारा जो इक्वेशन 3 है उसमें क्या बच जाएगा, उसके जो साई का वैल्यू क्या बच जाएगा, तो देखो साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स ही बच जाएगा बस। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया पहले बाउंड्री कंडीशन लगाने से। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टाइम बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। सेकंड टाइम बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए में साई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारे पास जो साई का वैल्यू बचा है इक्वेशन नंबर 4 से, वो क्या बचा है, ए साइन के एक्स, है ना, यही बचा है साई का वैल्यू। अब यहाँ पास एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग ए रखेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा साई इज इक्वल टू ए साइन के इंटू ए, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए पे साई का वैल्यू कितना है, 0। तो ये 0 इज इक्वल टू ए साइन के इंटू ए। ठीक है, अब मैंने आप सभी लोग को बताया था साइन का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखो, है ना, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। तो ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, 0 डिग्री, ये हम लोग का 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, और ये बीच में हम लोग का 90 डिग्री होता है, इधर होता है 270 डिग्री, ऐसे करके। तो आप सभी लोग देखोगे इसका वैल्यू के ए का वैल्यू कब कब 0 हो रहा है ना। के ए क्या है, हम लोग का एंगल ही है। ठीक है, ये एंगल है इक्विवेलेंट टू एंगल। सो इस के ए के वैल्यू कब कब 0 है, एक तो 180 डिग्री पे हो रहा है, 360 डिग्री पे हो रहा है, और आगे जाते जाएंगे तो 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 3 3 6 720 डिग्री पे हो रहा है ना। और जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 इज इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, ये पाई हो गया। एक जब वो पूरा वेव पास हो जाएगा ना तो इसको हम लोग पाई बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पाई 3 पाई, है ना। तो पाई पे हम लोग का साइन वैल्यू कुछ 0 हो रहा है, 2 पाई पे हम लोग का 0 हो रहा है, वैसे ही आगे जाते जाएंगे तो 3 पाई पे 0 हो रहा है ना, 4 पाई पे 0 हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि के ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, एन पाई होना चाहिए, है ना। के ए का वैल्यू एन पाई होना चाहिए, तभी ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना।
तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इस k का वैल्यू कितना हो जाएगा, n पाई डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का k का वैल्यू एक निकल गया, n पाई डिवाइडेड बाय a। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 से दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पास n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब जो हमारा ये इक्वेशन है, ये हम लोग का इक्वेशन, ये साई का इक्वेशन, वो कैसे बन गया देखो। यहाँ पास k का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये साई इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो, a साइन k के जगह हम लोग n पाई डिवाइडेड बाय a डाल देते हैं और ऊपर क्या हो जाएगा x। सो ये हम लोग का नया साइन वेव फंक्शन साई का वैल्यू निकल गया। इसको मैंने इक्वेशन 6 डाल दिया। अब ये जो इक्वेशन 6 है ना, इसमें a का वैल्यू नहीं पता है ना। अगर a का वैल्यू नहीं पता तो इसको पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाता हूँ, है ना। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है देखो, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, बहुत काम आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ साई के जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए साइन एन पाई डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स, और दूसरा साई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए साइन एन पाई डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। इसमें से a इंटू ए क्या हो जाएगा, हम लोग का a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ 0 से लेकर हम लोग कहाँ तक लेंगे, a तक लेंगे। ठीक है, ये बड़ा a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये हम लोग का 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय a, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। कहाँ से लेकर, 0 से लेकर a तक। a हम लोग का कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर 0 से लेकर a तक, इंटीग्रेशन किसका, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1। अब अगर आप सभी लोग मैथ्स वाले हो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी इसका जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ। ये इसका जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आता है a डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसे है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकला देखो, a का वैल्यू निकला 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 2 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, और ये a स्क्वायर का वैल्यू है तो a का वैल्यू निकालूंगा तो √2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या निकला, a का वैल्यू निकला। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, 7 दे देता हूँ। अब ये जो a का जो वैल्यू है ना, इसको मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पास, तो हमारा जो फाइनल जो वेव इक्वेशन बना वो कैसे दिखेगा देखो। सो जो हमारा फाइनल वेव इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऐसे, है ना। a की जगह हमने क्या रख लिया, √2 डिवाइडेड बाय a, और उसके बाद साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए। हम लोग का ये जो है ना, ये फाइनल वेव इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टार करके आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। वेव इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग निकालना, दूसरा पूछता है हम लोग को एनर्जी निकालना, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का एनर्जी निकालना। सो हमारा जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 में के का वैल्यू हम लोग ने पता लगाया है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई, और जो पांचों इक्वेशन है उसमें से के इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये ई के वैल्यू दिख रहे हैं, और इसी ई के वैल्यू हम लोग को निकालना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से। ठीक है, तो ई का वैल्यू निकालने के लिए बाकी जो टर्म है ना इसको उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये ई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा देखो, ये के स्क्वायर एच स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, अपॉन क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, और ये जो के है ना इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसको रख दूंगा। ठीक है, तो ये एनर्जी निकला देखो, ये एन पाई डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, ऐसे निकला। इसके बाद अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो ये होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इधर बचा ही है, ये मल्टीप्लाइड पे हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, तो फाइनल जो एनर्जी का इक्वेशन निकला वो निकला एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम ए स्क्वायर। ये हम लोग का एनर्जी का वैल्यू निकल गया। और अगर मैं यहाँ पास जो एन है, एन का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो अगर मैं एन का वैल्यू 1 रखूँ, है ना, तो इसको आप लोग दर्शा भी सकते हो इस प्रकार से एनर्जी।
सो इधर वाई एक्सिस में आप सभी लोग एनर्जी रखना, ठीक है। और यहाँ पास ये बॉक्स ही बना दे आप सब, है ना। ये बॉक्स बन गया, ये एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो जो पहला जो बॉक्स है ना, उसमें जो वेव इक्वेशन आया था हम लोग का साई का वैल्यू, है ना, जो साई का वैल्यू आया है, साई इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई ए साइन n पाई एक्स डिवाइडेड बाई, इसका जो वेव फंक्शन बनेगा, वेव का जो वेव बनाते हैं ना, तो वो साई इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रखूँ साई 1 के लिए, अगर n का वैल्यू मैं 1 रखूँ तो साई 1 बनेगा, अगर मैं n का वैल्यू अगर 2 रखूँ तो साई 2 बनेगा। और साई 2 किस प्रकार से बनेगा, देखो ये इस प्रकार से ऐसे बनता है, इसमें 2 वो बना देना है, एक ऐसे करके एक ऐसे करके, तो ये 2 बन गया। अगर मैं साई 3 का बनाना चाहूँ, है ना, n इज इक्वल टू 3 पे साई 3 बनेगा, तो ये एक ऐसा, ये एक ऐसा और ये एक ऐसा, तो ये साई 3 बन गया, ठीक है। इसका एनर्जी के वैल्यू भी आप सभी लोग लिख सकते हो इधर, जो E1 है, E1 का जो वैल्यू होगा, जिस पे n का वैल्यू कितना रखूँगा, मैं 1 रखूँगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पास एनर्जी का इक्वेशन देखो, इसकी जगह आप लोग क्या रखना, 1 रखना, तो ये हो जाएगा h² बाय 8ma², ठीक है। यहाँ अगर आप लोग E2 को निकालना चाहो तो n की जगह आप लोग 2 रखोगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, h² बाय 8ma², ठीक है। यहाँ पास रखोगे, यहाँ पास एनर्जी n का वैल्यू कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, h² बाय 8ma², ठीक है। सो इतना आप सभी लोग कर सकते हो पार्टिकल इन 1D बॉक्स में। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है, समझ आया है तो जरूर से कमेंट करके बता देना, और कहाँ पास कौन से स्टेप में समझ में आया है इसको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप लोग से कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।